वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, फूड लाइफ एंड होम डेकोर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने घर के खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे सेविंग कर सकते हैं। मैंने कुछ प्लानिंग बनाई है अपने घर के रिगार्डिंग और मैं जैसे मैनेज करती हूँ मैं वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगी कि अपने इन्वेस्टमेंट और अपने खर्चे को मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे सेव करती हूँ मनी। तो ये हमारे होम मेकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर में सेविंग भी करें, बिकॉज खर्च करना आसान होता है, सेव करना मुश्किल होता है। तो बस इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और मैं छोटे छोटे टिप्स और एग्जांपल्स भी आपको दूंगी। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना तो खर्च होना ही होना है। जैसे हाउस रेंट, अगर आप रेंट हाउस में रहते हो, रेंटल हाउस में रहते हो तो वहाँ पे रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इधर आप रेंट हाउस में रहते हो और अगर आप अपने घर पे रहते हो और आपने कुछ लोन या ईएमआई ले रखा है तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। बट ईएमआई को मैं एक्सपेंस में नहीं लिखती हूँ, मैं ईएमआई को हमेशा इन्वेस्टमेंट में लिखती हूँ। बिकॉज मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने घर खरीदा है, मैं उसके लिए पे कर रही हूँ, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हाउस रेंट पे मेरा खर्च जो आता है हाउस रेंट का। मान लीजिए कि मेरा 20,000 का है तो मैं यहाँ पे 20,000 मेंशन कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप एक्सपेंस के हिसाब से रख सकते हो अपने हिसाब से। मेरा 1500 आता है, तो जनरली हमेशा 1500 to 1000 के बीच के रेंज में रहता है। समर्स में ये बिल थोड़ा बढ़ जाता है, अपर साइड में रहता है, तो उसके लिए भी मैं प्लान करती हूँ। बिकॉज ये फिक्स्ड मैं मान के चलती हूँ कि मेरा ये 1500 रुपये तो आना ही आना है। लेकिन अगर किसी मंथ में कम आता है तो वो बिल एडजस्टमेंट में लेके चलती हूँ मेरे समर्स के लिए, जहाँ पे बिल ज़्यादा आता है और हमें वो वहाँ पे एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल या इंटरनेट बिल ये फिक्स है हमारा 600 का, फ़ोन बिल 600। किड्स एजुकेशन, यहाँ पे किड्स एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बहुत नेसेसरी है और ये तो खर्च होगा ही होगा। और ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कैरियर बनाने के लिए। तो किड्स एजुकेशन में मैं 10,000 रखती हूँ। ऑल टुगेदर उनके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर उसने किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उन सब का एक फिक्स्ड मतलब कैलकुलेशन अमाउंट जो होता है वो 10,000 मैंने रखा है। इसके बाद आता है ग्रॉसरी में मैं 4,000 लेकर चलती हूँ और इसमें से भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बचा लूँ और कुछ सेव कर लूँ। ये हमारे होम मेकर्स के हाथ में होता है। और इसके रिगार्डिंग ग्रॉसरी एंड फ्रूट्स एंड वेजिस में 2,000 मेरा बजट होता है। और ये 4,000 और ये 2,000 में से भी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सेव कर लूँ। तो इसके सेविंग के टिप्स मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट में आप समझ लो कि मिल्क हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ या फिर इस तरह के जो भी आइटम्स हम लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 1500 रखा है। आप सोच रहे होंगे ये अमाउंट तो बहुत कम है, मिल्क में ही 1500 चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ ये टिप्स शेयर करूँगी आगे की वीडियो में, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें मैं कैसे सेविंग करती हूँ। इसके बाद आता है गैस कनेक्शन। तो गैस कनेक्शन हमारे यहाँ जो बिल आता है वो 700 का होता है। और प्लस एक मैंने ऐड किया है यहाँ पे ट्रैवल बिल। ट्रैवल इन द सेंस कि जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर मैं बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ, तो जो पेट्रोल का खर्च होता है उसका एक बजट हम लेके चलते हैं। तो इसको अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि 2,000 आएगा। तो ये आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन यहाँ पे क्लोज होता है, ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल इन द सेंस कि जो फिक्स्ड नहीं है, जो खर्चे हमारे फिक्स नहीं हैं। सपोज मेडिकल, अभी बीमार तो हम हर वक्त नहीं पड़ते और हमें पड़ना भी नहीं चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए।
तो फिर भी मेडिकल का एक आप खर्च ज़रूर मान के चलो 1000 रुपीज़। छोटे बच्चे जब रहते हैं ना, तो जैसे मौसम चेंज हुआ तो वो बीमार होते ही हैं, और एक बार डॉक्टर के पास गए तो खर्च आता ही है। तो एक 1000 रुपीज़ मैं हर मंथ का निकाल के रखती हूँ अलग से मेडिकल के लिए। प्लस आउटिंग एंड वीकेंड्स, अगर वीकेंड्स में हम कहीं बाहर गए, खाना खाने गए, या फिर कुछ और किसी आउटिंग हो गई, बर्थडे हो गया, तो उसके एक्सपेंस के लिए 1000। अगर आप लंच या डिनर पे बाहर जाते हो तो अप्रोक्स, हमेशा तो ये नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप मंथली बजट निकाल के रखो तो एक अगर बर्थडे पार्टी है या कुछ है तो आपको एक यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा। सपोज आपने हर मंथ 1000 रुपीज़ निकाला है और आपकी बेटी की बर्थडे है नवंबर में, सो आपने कितना सेव कर लिया, करीब करीब 11,000 रुपीज़ आपने सेव कर लिया मंथ वाइज। तो आप यहाँ पे उसको एक अच्छा सा गिफ्ट या फिर आप उसके रिगार्डिंग कुछ और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सपोज आप इसने 11,000 रुपीज़ का आपने कुछ एक एफडी या कुछ इंश्योरेंस का प्लान या फिर किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो है ना ये सेविंग का अच्छा आइडिया। मैं हमेशा एक्सपेंस करने से पहले ना सेव करने का सोचती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि हमेशा एक्सपेंस से पहले सेविंग का सोचें, ताकि आगे जाके आपको लाइफ में किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं आए। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारे ग्रूमिंग के लिए, या फिर हम पार्लर, या फिर किसी तरह का जो कि नेसेसरी है, अपने बॉडी को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये सब नेसेसरी है, तो आप कर सकते हो। और इसमें भी आप शॉर्टकट कर सकते हो, कुछ भी जैसे 500 आप खर्च करो और 500 आप सेव करो फॉर एनी स्पेशल ओकेशन एंड इवेंट्स। तो ये यहाँ पे क्लोज होता है हमारा वेरिएबल पार्ट, और ये हमारा फिक्स पार्ट था। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने घर के खर्च के हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं अपने घर के बजट को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंस, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उतना तो खर्च होना ही होना है। सेकंड है वेरिएबल, जो करना है बट उसको भी मैं मैनेज करके चलती हूँ, ताकि वो आज नहीं कल वो मेरा भी एक वेरिएबल पार्ट में जो मैंने खर्च करने के लिए रखा है, मैं उसको हर मंथ निकाल के ज़रूर रख देती हूँ, अब वो खर्च हो या ना हो। लेकिन ये यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप इस तरह से पैसे अलग अलग करके रखते हो ना, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में सेविंग ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लाइक इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो उसका तो जाएगा ईएमआई, या फिर उसकी जो भी पॉलिसी के डेट्स आएंगे वो जाएगा ही जाएगा। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न देगा, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा, ये आपके एक्सपेंस में नहीं आएगा। ईएमआई ऑफ हाउस, तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप अदर बैंक डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको देने वाली है एक बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग ऑफ बाइंग एनीथिंग एक्सपेंस। अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो या फिर एक अच्छा घर लेना चाहते हो, तो आपको प्लान तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी प्लानिंग में, और ये सब इंटरलिंक है। अगर आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाइए। और अगर आपकी सैलरी मंथ 1 लाख है, सपोज मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, अगर आपकी इनकम 1 लाख है, 1 लाख इसलिए लिया है कि इसको कैलकुलेशन में दिखाना इजी है। अब ये 75,000 भी किसी का हो सकता है और 80,000 भी हो सकता है, या 60,000 भी हो सकता है। तो इनकम अगर आपका 1 लाख रुपीज़ है, तो एटलीस्ट यू ट्राई टू सेव 25% ऑफ योर सैलरी, मतलब 1 लाख का 25,000 रुपया तो आपको सेव करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका होगा, रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस का, ठीक है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, एक्सपेंस भी आएगी। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सेविंग तो आपको फर्स्ट 25,000 रुपये अलग रखने ही हैं, जिसको आपको टच नहीं करना है, वो आपके फ्यूचर में किसी भी प्लानिंग में काम आने वाले हैं। उसके अलावा भी आपको इन्वेस्टमेंट में भी पैसे लगाने हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, सो एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकते हो। सो दैट कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपको 2 तरह से सेविंग हो रही है। एक तो आपने पहले ही 25,000 निकाल के रख दिया। आप ये मान के चलो ना कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, बट आपके अकाउंट में आप उसको मान के चलो कि 75,000 ही है,
आप पहले ही उस पार्ट को हटा दो। अगर आप पूरा खर्च करने के बाद सोचोगे कि जो बचेगा वो सेविंग होगा, तो ये एक कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगा और बाद में आप प्रेशर में आ जाओगे कि अरे मेरा अकाउंट तो बिल्कुल ही खाली हो गया है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलिए देख लेते हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी एंड डेयरी प्रोडक्ट में आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो ये है कुछ महीने की ग्रॉसरी जो मैंने ऑर्डर की है और ये अभी डिलीवर हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला टिप फॉलो करें कि हमेशा एक लिस्ट बना के मंथली जो भी ग्रॉसरी होती है उसे उसमें लिख कर रखें और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए उसे वो अपडेट कर दें। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ एडिशनल ऑर्डर करना है तो उसको भी उसमें मेंटेन करके रखें। और अगर आप ग्रॉसरी जहाँ से भी मंगाते हो या अगर आप सुपरमार्केट से लेते हो या अपने लोकल किराना स्टोर से लेते हो, अगर आप बल्क परचेजिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। सेकंड टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं जितने भी सूखे मसाले हैं वो घर पे प्रिपेयर करती हूँ। उसके खड़े मसाले मंगा लेती हूँ जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहते हैं और हाइजीनिक भी रहते हैं और फ्रेश फ्लेवर भी देते हैं खाने को। ये मेरी ग्रॉसरी का बिल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसन का प्राइस 140 है बट ये मुझे मिला है 85 रुपीज़ में। इसी तरह और भी आइटम्स में डिस्काउंट है। और थर्ड टिप ये है यहाँ पे कि आप अपने ग्रॉसरी को स्टोर बहुत अच्छी तरह से करें जिसमें वो विजिबल रहे। जब स्टॉक ख़त्म हो रहा हो तो वो आपको पता चले, और या फिर वो स्टॉक में हो तो आप उसे डबल ना लें। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आपका मंथली बजट बिगड़ेगा नहीं और कंट्रोल में रहेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है जिसमें मेरी सारी ग्रॉसरी विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। तो मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ वेजिटेबल्स का, मैं उसे लाकर तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर आप रखें 5 से 6 मिनट और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल शाइन आ जाती है वेजिटेबल्स में। और यहाँ पे अदरक है, मिर्ची है, मैंने सबको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं इसे स्टोर करूँगी। वेजिटेबल्स को जब आप लेकर आएँ तो उस टाइम ही आप कोशिश करें कि उसे नीट एंड क्लीन करके सॉर्टेड करके रखें, बिकॉज़ इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर मिर्ची है, अगर आप उसे तुरंत नीट एंड क्लीन करके जिस तरह से मैं रख रही हूँ यहाँ पे उसकी डंडी हटाकर, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। सेम अदरक के साथ भी है, टमाटो के साथ भी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक साथ अगर आप रख दो तो वो फ्रेश नहीं रहते और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं मिर्ची या वेजिटेबल को इस तरह के बैग्स में स्टोर करती हूँ, मैश बैग्स में। और ये है अपना पालक, और पालक को स्टोर करने का, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए जैसे आपके धनिया, पुदीना, पालक, इस पर और भी तरह के जो आते हैं लीफी वेजिटेबल्स, तो उसको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पेपर टॉवल लें, इसमें उसको डालें और अच्छी तरह से रैप करके स्टोर करें। इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके वेजिटेबल्स लंबे टाइम तक चलेंगे और आपकी मनी सेव होगी। और इस तरह से मैंने इसे ज़िप लॉक बैग में रखा है, तो मेरी गारंटी है कि 5 डेज़ तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और सिमिलरली मैं टमाटो को भी स्टोर करती हूँ इसी तरह से। तो आप भी कुछ इस तरह से स्टोर करें वेजिटेबल्स को, इससे काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहेंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक लास्ट टिप के तरफ, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। चूज़ गुड क्वालिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। आप घर में जो मिल्क मंगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का मंगाइए। जैसे मैं जो मिल्क मंगाती हूँ इट कॉस्ट भी अराउंड 45 रुपीज़ पर लीटर। उसमें काफ़ी अच्छी मलाई आती है और वो मलाई को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं इससे घी भी बना लेती हूँ। तो एक खर्च में 2 चीज़ें मुझे मिल जाती है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं दही भी जमा कर रखी हूँ और वो भी काफ़ी अच्छी और थिक। तो एक चीज़ से मैं 2-3 चीज़ें बना सकती हूँ बिकॉज़ उसकी क्वालिटी अच्छी है। आप देख सकते हैं घी की प्राइस कितनी है। तो अगर आप घी घर में बनाते हैं तो ये पैसे भी बच जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।